हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण। आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेंटेनेंस अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी। इसकी पूरी प्रक्रिया, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो किसी भी तरह का टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस जो कि सिविल मसला है, उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब कि सीआरपीसी में क्यों रखा गया है, इसे एक सिविल प्रोसीजर कोड में क्यों नहीं डील किया गया। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिविल प्रोसीडिंग्स में एक सिविल केस डिसाइड होने को करीब करीब 3, 4 या 5 साल का वक्त बीत जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर ने इस टाइम स्पैन को बचाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर मेंटेनेंस की प्रोविज़न को रखा है। वैसे तो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वाइफ अपने हस्बैंड से, ओल्ड एज पेरेंट्स अपने बच्चों से और माइनर चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस मतलब कि वो अमाउंट जो आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़रूरी होती है, पर आप इनकैपेबल होते हैं उस अमाउंट को अर्न करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता यह है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है और एक तो हस्बैंड अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल देता है, या तो वाइफ खुद हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो 90% मेंटेनेंस के केसेस जो होते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, वो हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हम आज की वीडियो में हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड केस की ही बात करेंगे। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा हो चुका है और अब दोनों साथ नहीं रह सकते, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से कोर्ट के थ्रू अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके लिए वाइफ को करना ये होगा कि एक काउंसिल के थ्रू या इन पर्सन, मतलब कि किसी वकील के थ्रू या खुद कोर्ट के सामने एक मेंटेनेंस पिटीशन प्रेजेंट करना होगा, जिस पिटीशन में मतलब कि केस में वाइफ को ये चीज़ें मेंशन करनी होगी कि वो हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रह सकती और वो किस तरह से कमाने के लिए इनकैपेबल है और उसका हस्बैंड किस तरह से कमाने के लिए कैपेबल है। तो वाइफ को उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि हस्बैंड की पेमेंट क्या है, ये कोर्ट को बताना होगा। साथ ही साथ हस्बैंड के पास और कोई साइड इनकम का सोर्स है, ये भी कोर्ट को बताना होगा। साथ ही साथ हस्बैंड के पास में कोई ज़मीन जायदाद या खेती है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उस केस में पेश करने होंगे, जिससे कि कोर्ट के सामने ये चीज़ें साबित हो जाएगी कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेन करने के लिए कैपेबल है, लेकिन विलफुली वो नेग्लेक्ट कर रहा है, वो जानबूझकर वाइफ को कुछ नहीं देना चाह रहा। और इसी के साथ वाइफ को ये भी बताना होगा कोर्ट को कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो जॉब करने के लिए इनकैपेबल है और उसे दूसरा कोई भी काम नहीं आता। मतलब कि वाइफ खुद को मेंटेन करने के लिए किस तरह से इनकैपेबल है, ये उसे कोर्ट को बताना होगा। और ये सब करते हुए वाइफ को एक बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरह के बेसलेस एंड सीरियस एलिगेशंस अपनी केस में नहीं करने, मतलब कि अपने पिटीशन में बेसलेस और सीरियस एलिगेशंस नहीं लिखने हैं। इससे होगा ये कि अगर आप उस एलिगेशंस को प्रूव करने में अगर इनकैपेबल हो जाते हैं तो आप खुद डिफेमेशन की केस का शिकार हो सकते हैं। तो जैसे ही आपकी केस कोर्ट में दाखिल हो जाएगी, इसके बाद फर्स्ट हियरिंग डेट को हस्बैंड को एक नोटिस इशू की जाएगी, जिसके बाद हस्बैंड को खुद कोर्ट में प्रेजेंट होकर इस केस से रिलेटेड उसका क्या कहना है, मतलब उसका क्या आंसर है, ये कोर्ट को राइटिंग में देना होगा, जिसे हम WS कहते हैं, यानी कि रिटन स्टेटमेंट। इसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही अपने अपने एफिडेविट कोर्ट में पेश करने होंगे, जिसके बाद दोनों की ही क्रॉस एग्जामिनेशन भी की जाएगी और इसके बाद ही स्टेज आएगी फाइनल जजमेंट की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में एक अच्छा खासा लंबा वक्त निकल जाता है, तो इसमें भी करीब करीब आपको 1 साल निकल जाएगा। तो इसीलिए एक और प्रोविजन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में दी गई है, इंटरिम मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग की। तो जैसे ही आप अपनी केस कोर्ट के सामने पेश करते हैं, आपको साथ ही साथ एक इंटरिम मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करना होगा, जिसकी सुनवाई 60 डेज के अंडर होकर आपको इंटरिम मेंटेनेंस और जो कुछ भी आपका केस का खर्च है उसकी अमाउंट आपको 60 डेज के अंदर मिल जाएगी, जिस पे विदिन 60 डेज फ्रॉम इशू ऑफ नोटिस ऑर्डर हो जाएगी और आपको मेंटेनेंस की अमाउंट जल्दी ही मिल जाएगी। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि सीरियस एंड बेसलेस एलिगेशंस आपको अपनी केस में नहीं करने हैं।
आपको सामने वाली पार्टी मतलब कि हस्बैंड किस तरह से अर्निंग के लिए और मेंटेनेंस देने के लिए कैपेबल है, इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। और साथ ही साथ आपको इस तरह के एविडेंसेस भी कोर्ट के सामने पेश करने होंगे कि आप किस तरह से अर्निंग के लिए इनकैपेबल है। और साथ ही आपको सीरियस एंड बेसलेस एलिगेशंस करने से बचना होगा, अदरवाइज आप खुद प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।